हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहित चोपड़ा, थर्ड इंजीनियर। आज मेरे साथ एक कैप्टन, एक यूट्यूबर जिनकी शख्सियत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको तारीफ़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनका नाम हर कोई जानता है, जिनको पाकिस्तान की आवाम ही नहीं हिंदुस्तान की आवाम भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पाकिस्तान के लोग ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी उनको फॉलो करते हैं। वेल पैशनेट, वेल ट्रैवल्ड, क्वाइट नॉलेजेबल कैप्टन जाहिद निसार। तो आज मेरे साथ वो एक शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने रेडीनेस दी थी वीडियो के लिए। सो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे पॉडकास्ट के लिए वो रेडी हो गए, उन्होंने हाथ भर दी, जो कि मेरे लिए एक बहुत लकी चीज़ है। और इसी के साथ साथ मैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी बातें, उनका तजुर्बा अगर कहा जाए तो वो सब कुछ शेयर होगा आज की वीडियो में। सो टिल देन रहना वीडियो में, क्योंकि वीडियो पूरी देख के ही जानी है। So Captain, I welcome you on board and कैसे मिजाज हैं आपके? Hey Rohit, first of all, thank you so much for inviting me to your show. I'm so happy कि I'm doing one more collab. Collab में मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है. It is good to understand and to know different people and to understand and know different thoughts. And first of all, पहले क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि I'm so happy that so many youngsters are now stepping into this field, जहाँ पे वो अपनी फील्ड के बारे में यानी कि मर्चेंट नेवी के बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं. So it is obviously one of the really good things that is happening to the merchant navy. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। Growing up with a थिंग इन योर माइंड कि आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, जो कि सबकी एस्पिरेशन होती है कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है। हाउ डिड मर्चेंट नेवी मटेरियलाइज इन योर लाइफ कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है, मुझे ऑफिसर ही बनना है? अब अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हाउ डिड ग्रोइंग अप एंड हाउ आई फेल्ट अबाउट मर्चेंट नेवी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नेवर न्यू अबाउट मर्चेंट नेवी एट ऑल. मुझे ये पता ही नहीं था कि मर्चेंट नेवी होती क्या है. आई वांटेड टू डू समथिंग इन कंप्यूटर्स, आई वांटेड टू डू समथिंग इन इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे जहन में कभी भी ये चीज़ नहीं थी कि देयर विल बी मर्चेंट नेवी और शायद मैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन पाऊंगा. आई केम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जिसको इंडिया में कहा जाता है और पाकिस्तान में जिसको FSC कहा जाता है, यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस. इनिशियली व्हेन आई केम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी तो इट फेल्ट वेरी गुड कि यार अच्छा है, मज़ा आएगा, जहाज़ पे जाएंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया घूमेंगे. तो फिर जब मर्चेंट नेवी में स्टेप इन कर लिया तो फिर ख्वाबों का सिलसिला तो शुरू हो ही गया. तो अगर मैं हकीकतन बात करूँ तो मेरी मर्चेंट नेवी के बारे में जो एक फीलिंग थी वो बचपन से नहीं थी. इट स्टार्टेड आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर 17 years of age, बट आई एम हैप्पी इट टर्न्ड आउट दैट वे. मुझे याद है कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी में एंट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती होगी जाने के लिए. सो क्या इजी है, मतलब डू गाइज रियली प्रेफर मर्चेंट नेवी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान नेवी, या फिर वहाँ पे भी ईज़िली लोग ज़्यादा मर्चेंट नेवी को ना प्रेफरेंस दे के पाकिस्तान नेवी में जाना प्रेफर करते हैं? तो वहाँ पे ऐसा क्या सिस्टम है? क्योंकि मैंने इंडियन नेवी में देखा है यहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू क्रैक SSB, और SSB क्रैक करना मतलब बहुत एक बड़ा टास्क होता है और इतनी ईज़िली हर कोई नहीं क्रैक कर पाता. तो पाकिस्तान में क्या है, क्या प्रेफरेंस पीपल यूजुअली गिव कि हमें मर्चेंट नेवी में जाना है फिर पाकिस्तान नेवी में जाना है? Well, Rohit, the thing is that in Pakistan, Navy is something that is already known, जिसको अक्सर लोग जानते हैं, जिसको अक्सर लोग पहचानते हैं, जिसके बारे में सबको आगाही है. मर्चेंट नेवी इज़ नॉट दैट मच वेल नोन प्रोफेशन. लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं. तो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान नेवी, एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस अभी तक बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि शायद पाकिस्तान नेवी और मर्चेंट नेवी दे आर वन एंड द सेम थिंग, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन अवेयर कि मर्चेंट नेवी एक कोई सेपरेट चीज़ है और एग्जिस्ट भी करती है. सो चूंकि पीपल नो अबाउट पाकिस्तान नेवी मोर, लिहाजा दे प्रेफर टू गो ओवर देयर. एंड येस, आई नो ISSB इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक, but those people who crack it, they usually go to the Pakistan Navy. अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था कैप्टन तो मुझे बहुत वुमेन्स के भी मैसेज आए थे, गर्ल्स के भी मैसेज आए थे कि हाँ कैसे मर्चेंट नेवी में एंट्री होती है, क्या कोर्स या क्या क्राइटेरिया होता है गर्ल्स के लिए फॉर टू जॉइन मर्चेंट नेवी. तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान में भी है कि वुमेन्स आर एंटरिंग इन मर्चेंट नेवी, या फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा स्लो है पाकिस्तान में? Well, Rohit, I must say कि that is very very subjective question. मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड देखा है कि जब एक दो लड़कियों ने मुझसे पूछा भी था मर्चेंट नेवी के बारे में, तो जब मैंने उनको हकाइक से आगाह किया कि आपने इतनी देर अपनी फैमिली से दूर रहना है, लाइफ इज़ अ बिट डिफिकल्ट, एंड yes, it is difficult, it's not easy.
तो मोस्ट ऑफ देम जस्ट बैक्ड आउट, दे नेवर इवन आस्क्ड द क्वेश्चंस ट्वाइस। अगर मैं इमीडिएट फैमिली की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज़ क्वाइट वेल एजुकेटेड फैमिली, लेकिन मेरी लाइफ देखने के बाद nobody is interested in going in the merchant navy. I'm talking about the women, the ladies. एक तो मर्चेंट नेवी के बारे में वैसे ही कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तान नेवी के बारे में है, पाकिस्तान नेवी में लड़कियां जाती भी हैं। मर्चेंट नेवी के बारे में एक तो वैसे अवेयरनेस कोई नहीं है, और फिर सेकेंडली जब उनको ये सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और ये 4 महीने की नौकरी और व्हेन दे कम टू नो के जो एक शिप होता है हमारा मर्चेंट शिप, उस पर हार्डली 24-25 लोग होते हैं, तो वो पहले ही बैकआउट कर जाती हैं। सो इट इज़ a very different kind of a story here in Pakistan. Captain, you have sailed with so many nationalities, you have worked with so many nationalities, multinationalities. So do you feel कि वो लोग जो कहते हैं वो टैगलाइन होती है कि अपनी नेशनलिटी के साथ लोगों के साथ काम करना है, अपनी कंट्री के लोगों के साथ काम करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है और मल्टी नेशनलिटी के साथ नहीं आता? आपको ये बात कहाँ तक रिलेटेबल लगती है? कुछ ऐसा लगता है, आपको फील है कुछ ऐसा? नहीं रोहित, आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस। मेरा ख्याल है कि व्हेन यू सेल विद द मल्टीनेशनल पीपल यू गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इंडियंस के साथ, फिलिपिनोज के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, यूक्रेनियन, रोमानियन सब के साथ मैं सेल ना करता तो मुझे शायद बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी पता है जो कि उस वक्त पता ना होती। अगर आप मुझसे पूछें तो आई एंजॉय सेलिंग विद ऑल द डिफरेंट नेशनलिटीज़। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बस खाना मुझे अपना पाकिस्तानी मिलता रहे, अच्छा वाला मज़ेदार किस्म का खाना मिलता रहे, और कोई एक ऐसा बंदा हो जहाज़ पे जो वो खाना बना सके। चीफ कुक को बनाना आता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बट अदरवाइज़ नहीं यार, मेरे ख्याल में जो मज़ा आता है ना मल्टीनेशनल लोगों के साथ सेल करने का, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशनलिटी के साथ सेल करने का मज़ा नहीं आता। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशनलिटी के साथ सेल करते हैं ना, तो एक तो आपका विजन वैसे ही थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, और सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी नेशनलिटी के साथ सेल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ये कौम है ना, पाकिस्तानी, इंडियन एंड बांग्लादेशी, दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। वहाँ पे क्रू ठीक ठाक किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि मल्टीनेशनल एटमॉस्फेयर में क्रिएट नहीं होती, एंड इन फैक्ट योर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ मल्टीनेशनल शिप इज़ मच ईजियर एंड मच स्मूदर than all Indian and all Pakistani or all Bangladeshi people. So no, I am fond of sailing with multinational people. तो कैप्टन, जैसे मैंने हिंदुस्तान में देखा, लोगों को इंडियन नेवी में जाने के लिए बहुत बेताब रहते हैं वो लोग, उनको SSB क्लियर करना होता है। दूसरी बात पर अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड उनके लिए कि अपने देश के लिए वो जा रहे हैं, इंडियन नेवी में जा रहे हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ मर्चेंट नेवी की, तो कुछ ऐसा भी यूथ है जिनको डेफिनेटली सबकी थिंकिंग सेम नहीं होती, तो उनको पैसे चाहिए ज़्यादा, उनको पता है कि कम एज में वो ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। तो ऐसा पाकिस्तान में क्या सिनारियो है अभी कि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान नेवी में जाना है या फिर मर्चेंट नेवी में जाना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं? और अभी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान नेवी में कि रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है या फिर क्या सिनारियो अभी वहाँ पे? Well, रोहित, जहाँ तक हम बात करें रिक्रूटमेंट की इन पाकिस्तान नेवी, इट इज़ द सेम एज बिफोर, नथिंग हैज़ रियली चेंज्ड। वही मेरे ख्याल में जितने लोग पहले जा रहे होते हैं तो उतने ही अभी भी जा रहे होते हैं। अगर हम फिर दोबारा इस चीज़ की बात करें कि लोग जो है वो मर्चेंट नेवी में जाना प्रेफर करते हैं या पाकिस्तान नेवी में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो एज ऑलवेज देयर आर 3 कैटेगरीज। वन हु आर स्ट्रिक्टली पैट्रियोटिक, और वो कहते हैं बस हम जाएंगे तो पाकिस्तान नेवी में जाएंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे, एंड आई नो अ फ्यू ऑफ देम। देन देयर आर अदर पीपल जो कि कहते हैं कि नहीं, हमने जाना है मर्चेंट नेवी में, वी लव द मर्चेंट नेवी, और हमने सिर्फ वहीं पे जाना है। एंड देयर इज ऑब्वियसली नथिंग रॉन्ग विद बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जिसको पता नहीं होता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मर्चेंट नेवी, और जब वो पाकिस्तान नेवी में जब जाते हैं और उनको पता चलता है कि यार मर्चेंट शिप्स तो कम्प्लीटली डिफरेंट है और उन्होंने तो वहाँ पे जाना था, उन्होंने यहाँ पे नहीं था रहना, तो देन दे आर अ बिट कंफ्यूज्ड। दीज 3 कैटेगरीज आई थिंक दे एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। सो आई कैन नॉट रियली गारंटी कि ये चीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ये चीज़ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। इट्स कम्प्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस। कैप्टन, मैंने देखा कि आपको इतने साल का तजुर्बा है, आपको इतना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा 30 साल का, और आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, एंड आप एक हैंड्स ऑन फादर हो। मैंने देखा आप थोड़े दिन पहले आपने वीडियो डाली थी, बच्चों से बहुत प्यार करते हो आप, उनको इक्विलिब्रियम समझा रहे थे, तो मुझे उस टॉपिक को देखते ही, मतलब जो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी वो वीडियो मुझे समझ आने लग गई थी इतनी ज़्यादा। तो आप फैमिली के साथ मतलब आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और मेरे दोस्त हैं ऐसे और मेरे कलीग्स ऐसे हैं थोड़े बहुत जो अभी भी कहते हैं कि यार नहीं यार अब छोड़ देते हैं यार, बहुत टाइम हो गया यार, जिन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए, 4th इंजन अगैन दे स्टार्टेड सेइंग कि नहीं यार अब नहीं। तो उनको लगता है कि होम सिकनेस है, उनको उनसे इमोशनल अटैचमेंट उनको इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली से कि इस फील्ड में आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और जो आ चुके हैं वो सोचते हैं कि वो छोड़ दें। तो आपने ये बैलेंस कैसे बना रखा है, मतलब आपकी फैमिली लाइफ और अपनी सेलिंग लाइफ कैसे मेंटेन है ये? वेल रोहित, आई ऑलवेज से कि मर्चेंट नेवी का जो भी आदमी होता है ना, उसकी रियल स्ट्रेंथ इज़ देयर वाइफ, एंड आई मस्ट से दैट माई वाइफ इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट।
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस। ये बैलेंस जो है मेंटेन करना आसान काम नहीं होता। एंड एज यू सेड इट्स ऑलमोस्ट 20 years ऑफ सर्विस, मोर देन 20 years ऑफ सर्विस। 21 साल मुझे हो चुके हैं मर्चेंट नेवी में, तो इस बैलेंस को बरकरार रखना जो है वो आसान काम था नहीं। एंड येस, आई एम वेरी वेरी अटैच टू माई चिल्ड्रन। यार मैं जब घर छोड़ के जाता हूँ तो आई फील रियली बैड। आई मीन आई एम नॉट ashamed टू एक्सप्रेस इट। आई एम नॉट ashamed टू एक्सप्रेस इट एट ऑल। आई रियली फील वेरी वेरी बैड। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये बैलेंस बरकरार रखना होता बहुत मुश्किल है, लेकिन यू नीड 1 person टू सपोर्ट यू इफ़ यू वांट टू मेंटेन दिस बैलेंस, एंड दैट इज़ योर वाइफ। अगर आपकी वाइफ इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकती है तो देयर इज़ नथिंग बेटर। Being a master, you have already sailed as I think more than 10 years. So what are your future plans? Will you continue with this field? And कुछ टाइम बाद लोग रिटायरमेंट ले ही लेते हैं डेफिनेटली मर्चेंट नेवी से, एंड दे स्टार्ट देयर बिजनेस या फिर कुछ और। सो व्हाट आर योर प्लान्स? डू यू हैव एनी प्लान्स इन योर माइंड कि मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के कुछ और करूँगा, या फिर बिजनेस या फिर कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए, बीइंग अ सक्सेसफुल यूट्यूबर एंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर? जहाँ तक बात है शोर जॉब करने की या मर्चेंट नेवी छोड़ने की, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं सोचा। आई हैव थॉट इट मैनी टाइम्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने कराची में जॉब करनी है, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, लाहौर इज़ अप नॉर्थ और कराची जो है दैट इज़ डाउन साउथ, एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहता। मुझे लाहौर बहुत अजीज़ है। आई रियली लव दिस सिटी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने लाहौर छोड़ के कराची में जॉब करनी ही है, तो वाई नॉट टू वर्क ऑन द शिप्स? अगर मैंने अपने घर से दूर रहना ही है, आई मीन इट्स द सेम स्टोरी विद माई फैमिली ऑल्सो। दे ऑल्सो डोंट वांट टू गो टू कराची। वो कहते हैं हम लाहौर में खुश हैं। फिर मैं कहता हूँ ठीक है यार, जब मैंने अपना लाहौर छोड़ के कराची जाना है तो वाई नॉट टू गो ऑन शिप्स एंड अर्न मोर, अगर मैंने फैमिली से दूर रहना ही है तो। हाँ, अगर कोई अच्छी वेल पेइंग जॉब मुझे मिल जाए जो कि कम से कम एटलीस्ट मुझे हाफ तो पे कर दे जो मेरी प्रेजेंट सैलरी है, तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू डू दैट। लेकिन ऑन शोर ऐसी जॉब्स मिलती नहीं है जो कि आपको कम से कम हाफ भी पे करते हैं जो आप जहाज पे ले रहे होते हैं। ऐसी जॉब्स आपको मिलती नहीं है। सो देन दैट इज़ द पॉइंट, माई वाइफ कम्स टू माई रेस्क्यू, और फिर वो जो है बच्चों को समझाना वमझाना, उनको संभाल के रखना, वो फिर उसका काम होता है। कैप्टन, मुझे लड़कियों के भी बहुत मैसेजेस आते हैं जो कि पूछती हैं कि क्या लड़कियां भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर बेस्ट कोर्सेज़ क्या है मर्चेंट नेवी के। तो मैंने उनको बताया हुआ वैसे कि जेंडर इक्वालिटी है, कुछ ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए क्या प्रेफरेबल है और बॉयज़ के लिए क्या है। दोनों कोर्सेज, सारे कोर्सेज दोनों जेंडर्स के लिए हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या सिनारियो है अभी कि गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं मर्चेंट नेवी में रिलेटिवली टू अदर जॉब्स, या फिर वहाँ पे परसेंटेज थोड़ा लो है? और जॉब पर्सपेक्टिव वहाँ पे क्या है, कितना परसेंटेज गर्ल्स को मर्चेंट नेवी में जॉब मिल जाती है, और सैलरीज क्या होती हैं वहाँ पे? डिफ़र करती हैं क्या जेंडर को लेके? मेल की ज़्यादा है या वेमेंस की कम है या गर्ल्स की कम है? पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि पाकिस्तान में लड़कियों का जो इंटरेस्ट है मर्चेंट नेवी में, दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। ऑलमोस्ट ज़ीरो क्या है ही ज़ीरो। लड़कियां पाकिस्तान मर्चेंट नेवी की जानिब से अभी तक कहीं पे भी इंडक्ट हुई ही नहीं है। एक तो उनका खुद इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूं तो मुझसे जो 1-2 लड़कियों ने पूछा, एंड व्हेन आई टोल्ड देम ऑल द रियलिटीज़, दे जस्ट बैक्ड आउट। बाकी अगर हम बात करें कि क्या उनके लिए कोर्सेज मौजूद हैं या नहीं हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि येस, इन द करिकुलम इट इज़ देयर कि फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड येस इट्स द सेम कोर्सेज, द सेम सैलरी, एवरीथिंग। लेकिन लड़कियां जब इनिशिएटिव लेती ही नहीं है, कहीं पे अप्रोच करती ही नहीं है, तो फिर आगे से कोई रिस्पॉन्स आता भी नहीं है। और अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने वहाँ पे यही देखा है कि 100% देयर आर बॉयज़, एक भी लड़की नहीं है। सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट ओवर हेयर, बट आई थिंक गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड समहाउ। कैप्टन, जब हम शिप पे आते हैं तो सबसे पहली बात होती है हम अपने क्रू से मिलते हैं। वो 22 बंदे होते हैं, वो 25 बंदे होते हैं जो आपके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। चेंज ओवर होता रहता है, बस नंबर्स उतना ही रहता है 22 और 25 बंदों का। उन बंदों के साथ आप यू रन अ शिप लाइक अ फैमिली। आप सब एक फैमिली की तरह रहते हो एक शिप पे। तो उस सिनारियो में आप रशियंस, फिलीपींस, वियतनामीज, पाकिस्तानी, बल्गेरियन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी नेशनलिटीज़ के साथ आप वर्क करते हो। आपको एक्सपोजर भी मिलता है, आपको प्लस वाले बंदे भी मिलते हैं, माइनस वाले बंदे भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं। अट्रैक्ट भी करते हो, किसी किसी को इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हो कि रहना ही पसंद नहीं करते हो। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, एक्सपोजर आपका ज़्यादा होता है मल्टी नेशनलिटी क्रू के साथ। बट लोगों के दिल में क्लीशे होता है कि नहीं यार, अपनी कंट्री का बंदे के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और अपनी जगह का बंदा अगर हमें डिसलाइक भी करे तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता जितना दूसरा वाला, दूसरी कंट्री का, दूसरी नेशनलिटी का बंदा कुछ बोले तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है? क्या कुछ ऐसा थॉट है आपके माइंड में, या इस बात को का कोई सोल्यूशन?
नहीं रोहित, आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई भी बात मेरे जहन में नहीं है. एंड येस ऑफ कोर्स ऑन द शिप देयर आर 25 पीपल, 26 पीपल, एवरीबडी इज़ डिफरेंट. और ख़ासतौर पे अगर नेशनलिटीज़ डिफरेंट हैं एंड देयर इज़ अ स्लाइट लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती हैं. बट आई ऑलवेज इंजॉय सेलिंग विद द डिफरेंट नेशनलिटीज़. ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे लोग किसी भी ख़ास नेशनलिटी में बिल्कुल मिलते ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक नेशनलिटी में सबके सब लोग बुरे होते हैं. आई थिंक मोर देन नेशनलिटी इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ. मुझे हर नेशनलिटी में बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं, और मुझे हर नेशनलिटी में ऐसे लोग भी मिले हैं कि जिनको मैं कहता हूँ यार बस इस आदमी के साथ मैंने दोबारा सेल नहीं करना. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ. और अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे बात करें तो मुझे मज़ा आता है मल्टीनेशनल पीपल के साथ सेल करने में, मल्टीनेशनल लोगों के साथ सेल करने में. और फिर जहाँ तक बात आ गई प्रॉब्लम्स की, आपने जैसे कहा कि आपका ख्याल है कि अगर किसी अपने आदमी के साथ कुछ अनबन हो जाए तो वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है. ऐसा नहीं है यार, किसी भी आदमी के साथ आपकी अनबन अगर हो जाए तो आपको लगता तो बुरा ही है, आपको अच्छा कभी भी नहीं लगता. और फिर इसके साथ टैकल करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि यू जस्ट ब्रेव द स्टॉर्म. अगर आप उस आदमी का कुछ भी नहीं कर सकते, इफ ही सीनियर टू यू, और उसने बेचारे ने वैसे आपकी ज़िंदगी इज़ाग बनाई हुई है, तो आप बर्दाश्त करें. अगर वो आदमी कोई ऐसा है जो कि आपसे जूनियर है लेकिन आपको वो बंदा ठीक नहीं लगता, तो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस. दैट इज़ व्हाट आई डू. ये नहीं है कि मैं कैप्टन हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको घर भेज दूंगा. उससे आप अच्छे काम करवाएं, बुरे कामों से रोकें, समझाने की कोशिश करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें. मैं किसी को बिल्कुल एक एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाता, आई मीन कभी भी नहीं, ऑलमोस्ट नेवर. बट एज अ जूनियर डिड समबडी टेक मी टू एक्सट्रीम? यस, बाय ऑल मीन्स दे डिड. बट एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड. मैंने कहा यार इस बंदे ने मेरे साथ कर दिया है, मैं कभी किसी के साथ ये काम नहीं करूँगा. एंड आई एम हैप्पी कि अभी तक मेरा ये जो अपने आप से किया हुआ मुआहदा था ठीक चल रहा है. कैप्टन, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, उतने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत बुरे भी होंगे, रफ एंड टफ भी होंगे, बिकॉज नॉट एवरी डे इज़ अ स्मूथ सेलिंग डे. तो इस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ जिसमें आपने बहुत ज़्यादा क्रू को मोटिवेट किया हो कि येस वी हैव टू डू दिस, या फिर जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहाँ पे कैप्टन ही होता है जो क्रू को एक एज अ फादर समझाता है, एक एज अ टीचर समझाता है, एक एज अ गुरु समझाता है, मैं कहूँ तो कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपने क्रू को बताया कि नहीं हमें ये करना ही है, जहाँ पे आपको लाइफ की वैल्यू समझ आई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हुआ? रोहित, कमिंग टू दिस पॉइंट, आई थिंक कि एज अ कैप्टन आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लम्हात तो आते ही हैं जब आपको अपने क्रू को मोटिवेट करना होता है. एंड सेलिंग इज़ नॉट अ सिंपल जॉब, इट्स नॉट अ वेरी ईजी जॉब, इट्स नॉट अ केक वॉक. तो अब कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आती ही हैं जिस मौके के ऊपर आके आपको सबको इकट्ठा करके समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, मोटिवेट भी करना पड़ता है, और प्लस आपको समटाइम्स स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू दिस, इट डिड हैपन टू मी ऑब्वियसली, बट देन देर आर सम थिंग्स विच आर कॉन्फिडेंशियल जिनको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता. तो मैं आपको एक्जैक्टली वो बात तो नहीं बताऊंगा कि जो हुई क्या थी, लेकिन मैं आपको उसके बाद ही एक बात बता देता हूँ. वी हैड टू गो टू ड्राई डॉक. कंपनी आस्क्ड अस अबाउट एवरीथिंग. उन्होंने कहा कि जी आप कब चाह रहे हैं कि आपको ड्राई डॉक में जाए, आपको कितना टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. देन यू गिव एन एस्टिमेट, एंड समटाइम्स इफ यू आर लकी तो आप अपने ऑयल टैंकर जहाज को उससे पहले रेडी कर लेते हैं. And sometimes this also happens कि you are just unlucky. So something like that happened with us, and I was thinking, मैंने कहा यार ये शायद हम लोग टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर उसमें मुझे क्या करना पड़ा कि मैंने लोगों को इकट्ठा किया और मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, मोटिवेट किया, और साथ ही मैंने उनको ये बात बताई. मैंने कहा कि यार मैं आप लोगों को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यू पीपल आर डूइंग इट एफिशिएंटली, बट स्टिल देर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. लेकिन अगर हम इस काम को थोड़ा सा एफिशिएंट कर लेते हैं इस मौके पे, तो हम इस काम को ना सिर्फ ये कि उस ड्यू डेट से पहले ख़त्म कर लेंगे, बल्कि एट द सेम टाइम आप लोगों को रोज़ाना रात को रेस्ट भी मिलता रहेगा. सो इट वॉजंट लाइक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, बट इट वॉज वन सिचुएशन कि जहाँ पे एक क्रू को आपको लगातार 4-5 दिन मोटिवेट करना पड़ा. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वो चीज़ जो मुझे लग रहा था कि शायद हम अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे और शायद मुझे ऑफिस से बात करके ड्राई डॉक को 1-2 दिन के लिए डिले करना पड़ेगा, आई वॉज सो ग्लैड कि हमने वो अपनी ड्यू डेट से तकरीबन 2 दिन पहले फिनिश कर लिया. एंड देन ऑब्वियसली आई गेव सम मनी टू ऑल द क्रू फ्रॉम माई ओन पॉकेट एज वेल. मैंने कहा कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हेयर इज़ द मनी, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ. सो दैट वाज वन इंसिडेंट. कैप्टन, अगर बात की जाए सैलरीज की मर्चेंट नेवी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, तो 20-25 साल पहले सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा हमारे टीचर कहते थे. जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो टीचर कहते थे जो तुम लोग आज अर्न करोगे शिप पे जाके वो कुछ भी नहीं होगा, जो हमने अर्न किया है 20-25 साल पहले वही था सब कुछ. आई थिंक 1980s या 70s की बात कर रहे थे वो. तो आपके हिसाब से क्या इन्फ्लेशन के साथ साथ सैलरी राइज हुई है मर्चेंट नेवी में कि नहीं हुई है? यहाँ ये बातें सिर्फ बोलने की हैं और यहाँ फिर ये बात सच है कि कुछ इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, सैलरी वहीं की वहीं है, बस हमें लग रहा है देख के कि नहीं बहुत ज़्यादा सैलरी है, यूथ को लग रहा है, बट जो एक्सपीरियंस है 30 साल का जैसे आप, तो आप लोगों को ज़्यादा पता है.
और पोस्ट कोविड के बाद जब मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स और क्रूज ज़्यादा वेट कर रहे हैं, स्पेशली क्रूज लाइंस के, तो क्या ये इन्फ्लेशन सही में है या फिर अब जॉब मार्केट नीचे आ चुकी है मर्चेंट नेवी की? रोहित, आई मस्ट एग्री विद वन थिंग. आई स्टार्टेड इन द ईयर 2000. उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया तो पाकिस्तान रुपया जो है वो $1 में 36 पॉइंट समथिंग आता था. सेम वाज फॉर द इंडियन रुपीज़, 35 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीज़ आते थे. हमारे कैप्टन साहब ने हमें बताया कि 1970 में उनको 350 रुपये मिलते थे, और 1970 में पाकिस्तान रुपी का रेट ऑफ एक्सचेंज जो था दैट वाज 4 पॉइंट समथिंग रुपीज़. इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज अराउंड 5 रुपीज़. तो उस ज़माने के अगर हम हिसाब से बात करें तो उस वक्त वो $72 कमाते थे. नाउ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, उनको जो 1970 में 350 रुपये मिलते थे वो तकरीबन 35,000 रुपये के आसपास अब बनने चाहिए थे इन द ईयर 2000. बट वी वर गेटिंग हाउ मच, सिर्फ 5,000 रुपये. बाद में जब बढ़ गया तो 12,000 रुपया. तो हम उनसे ऑलमोस्ट मोर देन 52-53% लेस कमा रहे थे. सो दैट इज ट्रू. वो अलग बात है कि उनको शोर लीव्स बहुत ज़्यादा मिलती थी. महीना महीना वो पोर्ट पे खड़े रहते थे, वो दबा के पैसे उड़ाते थे. तो हमसे चीज़ें उन्होंने वाकई उस ज़माने में कम बनाई हैं. दैट इज़ अनदर फैक्ट. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि क्या उनको सैलरी हमसे ज़्यादा मिलती थी, सो यस दैट इज़ ट्रू, उनको वाकई हमसे ज़्यादा मिलती थी. सो वाइल स्टिल मर्चेंट नेवी इज़ मच बेटर दैन सो मेनी अदर प्रोफेशंस, थिंग्स आर नॉट द सेम. थिंग्स आर नॉट द सेम. थिंग्स हैव चेंज्ड. आपने एक वीडियो में कैप्टन बताया था कि आपने जब पहली सेल की थी तो 3 साल की थी, मतलब 36 महीने में कितने दिन और कितने घंटे, और आपने वो 3 साल एक स्ट्रेच में बिताए थे एक शिप पे. मैंने मैक्सिमम एज अ 4th इंजीनियर अपने 10.5 महीने किए थे जब मैं लास्ट कंपनी में था. वो भी इसलिए क्योंकि मुझे चेंज करनी थी, एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. और 36 महीने सोचते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आपने वो कैसे बिताए थे? एक 36 महीने का टाइम फ्रेम दिमाग में रखना इज़ लाइक कि आपको मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोच के कि हाँ मुझे करना ही है. क्या था आपके माइंड में ऐसा कि जो आपने इतना लॉन्ग स्ट्रेच एक ही बारे में कर लिया बिना कुछ सोचे? रोहित, द मोटिवेशन वॉज वेरी सिंपल. बिल्कुल आज की तरह जैसे आजकल के ज़माने में जॉब की कंडीशन है, आई थिंक इट इज़ मच वर्स नाउ. बट इन द ईयर 2000 इट वॉजंट सो मच बेटर इन एनी वे. और दूसरा, मुझे इस चीज़ का पता था कि मैं एक दफ़ा जहाज़ से अगर उतर गया, एक दफ़ा मैं घर चला गया, तो फिर मैं दोबारा क्यू के बिल्कुल एंड में लग जाऊंगा. आई वुड बी कमिंग अगेन आफ्टर मे बी 2.5 years. आई कुड नॉट सिंपली अफोर्ड दैट. मैं मर्चेंट नेवी में आया ही इसीलिए था कि मैं आगे चलूं. और जब मैं पहले जहाज़ पे मैंने साइन ऑन किया तो देन आई सेड ओके नाउ देयर इज़ नो टर्निंग बैक. मैंने इसी जहाज़ के ऊपर पूरे का पूरा अपना टाइम पीरियड गुजारना है, जो कि तकरीबन 24 मंथ्स है. 35 मंथ्स मैंने इसलिए किए थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. एग्जाम के पैसे जमा ही नहीं थे हो पा रहे, पैसे थे ही नहीं बिल्कुल भी. तो एक तो उस वक्त एज यंग थी, अपने आप को मोटिवेट करना आसान था. तो अपने आप को मोटिवेट करना उस वक्त मेरे लिए आसान इसलिए था कि मैंने कहा यार दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर मी. अगर मैंने अपने आप को डिले कर दिया तो फिर उतना ही आगे डिले आएगा, उतना ही आगे डिले आएगा. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस डिले इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इफ आई साइन ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड इफ आई गो होम. तो बस यही यार अपने जहन में एक चीज़ थी. मेरी मदर जो थी वो जब भी उनसे फ़ोन पे बात होती थी वो मुझे हमेशा कहती थी जाहिद छोड़ो और घर आ जाओ. उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम था. अब्बा जी समझ जाते थे, अम्मी थोड़ी सी जो है ना जज्बाती हो जाती थी. आई एम थैंकफुल ऑलमाइटी अल्लाह कि उसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी उस वक्त कि मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाया. और ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि 3 साल मैंने गुजार भी लिए, वरना फॉर सम पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. रोलिंग के चलते हुए और चीज़ों के गिरते हुए मैं अपने कैबिन में आ गया क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रोलिंग हो रही थी. सो कैप्टन, आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड जब मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट बनाऊंगा और आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हाँ कर दी. वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मुझे लग नहीं रहा था कि कन्वर्सेशन इतनी स्मूथ होगी जितनी हो गई, और पॉडकास्ट भी हो गया. व्यूअर्स को पसंद आया होगा डेफिनेटली, चाहे वो मेरे हो चाहे वो आपके हो. और आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने क्वेश्चंस का आंसर इतने स्मूथली दिए कि मुझे भी इजी लगा कि चलो ठीक है मैं और क्वेश्चंस पूछूं आपसे. एंड आई होप कि आपकी ब्लेसिंग्स एंड आपकी विशेज़ के साथ मैं भी ग्रो करूँ लाइफ में. एंड आई होप कि आपसे लाइफ में आगे जाके कभी ना कभी मिलना होगा आपसे ज़रूर. सो आपके साथ और भी वीडियो बनेगी, क्या पता कुछ और टॉपिक बने, बट विल बी इन टच. Rohit, thank you so much for inviting me to your show. I'm so happy that I could collab with one more of my Indian colleagues in India, and wish you all the best for your sailing in the future, and wish you all the best for your promotions, and hopefully I'll see you again very soon, and my all prayers are with you for your future promotions. So take good care of yourself. I hope सबको वीडियो पसंद आई होगी. So till then मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक रोलिंग हो रही है और हम आगे पीछे जा रहे हैं. So see you, signing off, दिल्ली वाला सेलर.